दोस्तों सोचिए, आपके सामने एक ऐसा इंसान है जो बहुत महंगी कार चलाता है, उसके कपड़े महंगे हैं, महंगी घड़ी है, हर कुछ महीने में विदेश घूमने जाता है, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता है। उसे देखकर आपको क्या लगेगा? शायद यही कि यह इंसान बहुत अमीर है। लेकिन अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। आपके पड़ोस में एक इंसान रहता है, वो कई साल पुरानी कार चलाता है, साधारण कपड़े पहनता है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करता, घर भी बहुत ज़्यादा आलीशान नहीं है, और उसकी ज़िंदगी देखकर शायद आपको लगे शायद इसकी कमाई भी आम होगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से असली अमीर कौन हो सकता है, तो जवाब देना इतना आसान नहीं होगा। और यही बात द मिलेनियर नेक्स्ट डोर हमें समझाती है। इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम अक्सर अमीर इंसान को पहचानने में ही गलती कर देते हैं, क्योंकि हम असली दौलत नहीं देखते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कोई इंसान अपना पैसा कहाँ और कितना खर्च कर रहा है। हम उसकी कार देखते हैं, उसका घर देखते हैं, उसके कपड़े देखते हैं, उसकी छुट्टियाँ देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, उसने कितना निवेश किया हुआ है, उस पर कितना कर्ज है, और उसकी कमाई में से कितना पैसा हर महीने बच रहा है। यहीं से एक बहुत ज़रूरी बात समझ आती है। अमीर दिखना और सच में अमीर होना दोनों अलग बातें हैं। दोस्तों, हम दिखावे को ही असली अमीरी क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि जो चीज़ हमें दिखाई देती है, हम उसे ही असली मान लेते हैं। अगर किसी के पास महंगी कार है तो हमें लगता है कि उसके पास बहुत पैसा है। अगर किसी का बड़ा घर है तो हमें लगता है कि वो बहुत अमीर है। अगर कोई महंगे कपड़े पहनता है तो हमें लगता है कि उसकी कमाई बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं, इन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसा खर्च हुआ है, और पैसा खर्च होने के बाद वो पैसा आपकी वेल्थ नहीं रहता। मान लीजिए किसी ने सिर्फ दिखावे के लिए 30 लाख रुपए की कार खरीदी। कार बाहर से बहुत शानदार दिखती है, लोग भी उसे देखकर प्रभावित होती है, लेकिन हो सकता है कि उस कार के लिए बड़ा कर्ज लिया गया हो, हर महीने किस्त जा रही हो, साथ में इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, पेट्रोल और दूसरे खर्च भी हों। अब दूसरी तरफ एक इंसान है जो पुरानी कार चलाता है, लेकिन उसके पास अच्छा सेविंग फंड है, निवेश है, कर्ज बहुत कम है, और हर महीने उसकी कमाई का एक हिस्सा बच रहा है। बाहर से कौन ज़्यादा अमीर दिखेगा? शायद पहला इंसान। लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत कौन हो सकता है? शायद दूसरा इंसान। यही इस किताब की सबसे ज़रूरी बातों में से एक है। जो दिखाई देता है जरूरी नहीं कि वही असली दौलत हो। ज़्यादा कमाई का मतलब ज़्यादा दौलत नहीं। अब एक और बात समझिए। मान लीजिए दो लोग हैं, पहले की कमाई हर महीने 5 लाख रुपए है और दूसरे की कमाई हर महीने 1.5 लाख रुपए। पहला इंसान लगभग पूरा पैसा खर्च कर देता है और दूसरा 1.5 लाख में से 50,000 रुपये बचाता है और लगातार निवेश करता है। अब कुछ साल बाद किसके पास ज़्यादा दौलत होगी? इसका जवाब सिर्फ कमाई देखकर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कमाई का मतलब आप कितना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन दौलत यानी वेल्थ का मतलब आपके पास कितना पैसा बचा और कितना पैसा आगे आपके लिए काम कर रहा है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा कमाता है लेकिन उसका पूरा पैसा खर्च हो जाता है, तो उसकी कमाई बड़ी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसकी दौलत यानी वेल्थ भी बड़ी हो। तो दूसरी तरफ अगर कोई इंसान कम कमाता है लेकिन लगातार बचत करता है, निवेश करता है और कर्ज को कंट्रोल में रखता है, तो समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो सकती है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितना कमा रहा हूँ, सवाल ये भी होना चाहिए कि मैं अपनी कमाई में से कितना बचा रहा हूँ और मेरे पास जो बच रहा है वो आगे मेरे लिए कितना काम कर रहा है। अब हम समझेंगे लाइफ स्टाइल बढ़ने का जाल। अब यहाँ एक बहुत आम समस्या आती है। मान लीजिए आज आपकी कमाई 50,000 रुपये महीना है। आप सोचते हैं अगर मेरी कमाई 1 लाख हो जाए तो जिंदगी सेट हो जाएगी।
फिर आपकी कमाई 1 लाख हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद आपको बड़ा घर चाहिए, बेहतर कार चाहिए, महंगा फ़ोन चाहिए, रेस्टोरेंट में ज़्यादा खर्च होने लगता है, घूमने फिरने का खर्च बढ़ जाता है और धीरे धीरे 1 लाख रुपए भी कम लगने लगते हैं। फिर कमाई 2 लाख होती है, लेकिन खर्च भी बढ़ता जाता है, फिर 3 लाख और फिर खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है और धीरे धीरे एक चक्र बन जाता है। कमाई बढ़ती है, खर्च बढ़ता है, ज़रूरतें बढ़ती है और फिर ज़्यादा कमाई चाहिए। अगर ये चक्र कंट्रोल में ना हो तो इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमाकर भी आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाता। इसलिए कमाई बढ़ने के साथ ये देखना भी ज़रूरी है कि आपका खर्च कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर आपकी कमाई बढ़ रही है लेकिन बचत नहीं बढ़ रही तो आपकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं हो रही जितनी बाहर से दिखाई दे रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या इसका मतलब है कि पैसा खर्च नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। पैसा कमाने का मतलब ये भी है कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकें। अगर आपको घूमना पसंद है तो घूमिए, अगर आपको परिवार के साथ अच्छा समय बिताना है पसंद है तो उस पर पैसा खर्च कीजिए। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ खरीदनी है जो आपकी ज़िंदगी को सच में बेहतर बनाती है तो उसे खरीदना गलत नहीं है। समस्या खर्च करने में नहीं है, समस्या तब आती है जब हम सिर्फ इसलिए खर्च करने लगते हैं क्योंकि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। मान लीजिए आपको एक महंगी कार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके आसपास के लोगों के पास नई कार आ गई, अब आपको भी लगने लगा मेरे पास भी होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए खरीद रहे हैं तो शायद ये खर्च आपकी प्राथमिकता नहीं है। इसलिए खर्च करने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, मैं ये चीज़ अपनी खुशी और ज़रूरत के लिए खरीद रहा हूँ या दूसरों को प्रभावित करने के लिए? ये छोटा सा सवाल आपकी पूरी सोच बदल सकता है। दोस्तों, दूसरों से तुलना करना सबसे महंगा हो सकता है। आज सोशल मीडिया ने तुलना करना और आसान कर दिया है। आप किसी को नई कार खरीदते देखते हैं, किसी को विदेश घूमते देखते हैं, किसी का नया घर देखते हैं, किसी का शानदार बिजनेस देखते हैं और फिर आपको लगता है मैं पीछे रह गया हूँ। लेकिन आप उस इंसान की पूरी कहानी नहीं जानते। आपको नहीं पता उसने शुरुआत कहाँ से की, उसकी कमाई कितनी है, उस पर कितना कर्ज है, उसकी बचत कितनी है, उसके निवेश कितने हैं और जो चीज़ है वो आपको दिखा रहा है उसके पीछे की असली आर्थिक स्थिति क्या है। आप सिर्फ उसकी ज़िंदगी का दिखाई देने वाला हिस्सा देख रहे हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी से उसकी तुलना कर रहे हैं। यही तुलना आपको ऐसे खर्च करने के लिए मजबूर कर सकती है जो शायद आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है। इसलिए अपनी आर्थिक ज़िंदगी को दूसरों की ज़िंदगी से मत तौलिए। अपनी तुलना अपनी पुरानी स्थिति से कीजिए। क्या आपकी बचत बढ़ रही है? क्या आपका कर्ज कम हो रहा है? क्या आपके निवेश बढ़ रहे हैं? क्या आपकी आर्थिक चिंता कम हो रही है? अगर हाँ तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, बचत सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। अब बचत की बात करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं मेरी कमाई ही ज़्यादा नहीं है, मैं बचत कैसे करूं? लेकिन दौलत बनाने की शुरुआत हमेशा बहुत बड़ी कमाई से नहीं होती। शुरुआत होती है कमाई और खर्च के बीच जो पैसा बचता है उससे। अगर आपकी कमाई 1 लाख रुपए है और आप 95,000 रुपये खर्च कर देते हैं तो आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये बचते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई 70,000 रुपये कमाता है और 20,000 रुपये बचाता है तो उसकी बचत की क्षमता ज़्यादा हो सकती है। इसलिए कमाई ज़रूरी है, लेकिन कमाई अकेले काफ़ी नहीं है। आपके पास जो पैसा बचता है वही आगे चलकर निवेश बन सकता है और निवेश को समय मिलने पर वही पैसा आगे आपकी दौलत बनाने में मदद कर सकता है। यही वजह है कि बचत को सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा जमा करने की आदत मत समझिए। बचत आपको विकल्प देती है। अगर नौकरी चली जाए तो आपके पास कुछ समय हो सकता है। अगर अचानक कोई बड़ा खर्च आ जाए तो आपको तुरंत कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। अगर कोई अच्छा मौका आ जाए तो आपके पास उसे देखने और सोचने की क्षमता हो सकती है, यानी
बचत सिर्फ पैसा नहीं बनाती, बचत आपकी मजबूरी कम करती है। दोस्तों, समय दौलत का सबसे बड़ा साथी है। मान लीजिए आपने हर महीने थोड़ा सा पैसा निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में शायद कोई बड़ा फर्क दिखाई नहीं देगा, आपका निवेश छोटा होगा, कभी बाजार ऊपर जाएगा कभी नीचे, और आपको लग सकता है कि इतने कम पैसे से क्या होगा। लेकिन यहीं बहुत लोग रुक जाते हैं। दौलत अक्सर एक बड़े फैसले से नहीं बनती, वो बहुत सारे छोटे सही फैसलों से बनती है जो लंबे समय तक दोहराई जाती है। हर महीने बचत, हर महीने निवेश, बेवजह के कर्ज से बचना, कमाई बढ़ाने की कोशिश, खर्च को कंट्रोल में रखना और सबसे ज़रूरी समय देना। शुरुआत में ये सब बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही साधारण आदतें कई साल बाद बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। इसलिए दौलत बनाने के लिए हमेशा कोई बड़ा मौका खोजने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपको सिर्फ एक अच्छी आदत बनानी होती है और उसे लंबे समय तक निभाना होता है। अब एक सवाल, अगर आपके पास अच्छी कमाई है लेकिन आपको हर महीने उसी कमाई की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आप सच में आर्थिक रूप से आज़ाद हैं? मान लीजिए आपका हर महीने का खर्च 3 लाख रुपए है। जब तक कमाई आ रही है सब ठीक है, लेकिन अगर अचानक कमाई रुक जाए तो क्या होगा? यहीं आपकी बचत और निवेश की असली ताकत सामने आती है। अगर आपने सालों तक पैसा बचाया, निवेश किया और कर्ज को कंट्रोल में रखा, तो आपके पास कुछ आर्थिक सहारा हो सकता है। आप खराब नौकरी सिर्फ मजबूरी में नहीं पकड़ कर बैठेंगे। आप गलत बिजनेस डील को सिर्फ पैसों की वजह से स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। आपको हर फैसला सिर्फ इस डर से नहीं लेना पड़ेगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे। यही असली आर्थिक आज़ादी का एक बड़ा हिस्सा है। दौलत का फ़ायदा सिर्फ ज़्यादा चीज़ें खरीदना नहीं है, दौलत का फ़ायदा ये भी है कि आपके पास विकल्प ज़्यादा हों। दोस्तों, बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखाना चाहिए, ये बात भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर बच्चों को हर चीज़ आसानी से मिलती है तो ज़रूरी नहीं कि वो पैसे की सही कीमत समझें। उन्हें सिर्फ पैसा देना काफ़ी नहीं है, उन्हें ये भी समझाना ज़रूरी है कि पैसा कमाने में मेहनत लगती है। हर चीज़ खरीदनी ज़रूरी नहीं है, बचत क्यों करनी चाहिए, ज़रूरत और चाहत में क्या फ़र्क है, और भविष्य के लिए पैसा अलग रखना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि पैसे की आदत बहुत जल्दी बन जाती है। अगर कोई बच्चा शुरू में ये सीखता है कि जो पैसा मिले उसे पूरा खर्च करना है, तो आगे चलकर ज़्यादा कमाई होने पर भी वही आदत रह सकती है। लेकिन अगर वो सीख लेता है कि कमाई का कुछ हिस्सा आज के लिए और कुछ हिस्सा भविष्य के लिए, तो यही सोच आगे उसकी आर्थिक ज़िंदगी में काम आ सकती है। क्या ज़्यादा कमाने वाला हमेशा ज़्यादा अमीर होता है? नहीं। और यही इस पूरी किताब की सबसे ज़रूरी सीखों में से एक है। एक इंसान साल में करोड़ों रुपए कमा सकता है, लेकिन अगर उसका लगभग पूरा पैसा खर्च हो जाता है तो ज़रूरी नहीं कि उसके पास उतनी दौलत हो। दूसरी तरफ कोई इंसान कम कमाई के बावजूद सालों तक बचत कर सकता है, निवेश कर सकता है, कर्ज कम रख सकता है और अपनी जीवन शैली को कंट्रोल में रख सकता है। समय के साथ उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो सकती है। इसीलिए किसी इंसान को देखकर उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आप उसकी कार देख सकती हैं लेकिन उसका बैंक बैलेंस नहीं। आप उसका घर देख सकती हैं लेकिन उसका कर्ज नहीं। आप उसके कपड़े देख सकते हैं लेकिन उसका निवेश नहीं। यही वजह है कि दिखने वाली अमीरी और असली दौलत को अलग अलग समझना जरूरी है। दोस्तों, मिलेनियर बनने और मिलेनियर दिखने में फ़र्क। हम अक्सर चाहते हैं कि लोग हमें सफल समझें, महंगी कार, अच्छा घर, महंगी चीज़ें, ताकि लोग कहें वाह इसकी लाइफ तो शानदार है। लेकिन असली दौलत बनाने वाला इंसान शायद एक अलग सवाल पूछता है, मेरी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है। वो इस बात पर ध्यान देता है कि आज मैं कितना दिख रहा हूँ, इसके बजाय कल कितना
मजबूत रहूँगा। अगर आपकी पूरी कमाई चीज़ें खरीदने में चली गई तो लोगों को शायद आपकी ज़िंदगी शानदार दिखेगी, लेकिन आपके भविष्य के लिए क्या बचेगा। दूसरी तरफ अगर आप अपनी कमाई का एक हिस्सा लगातार बचाते और निवेश करते हैं तो शायद आज कोई आपको देखकर अमीर ना कहे, लेकिन कुछ साल बाद आपके पास ज़्यादा विकल्प हो सकती है। यही वजह है कि मिलेनियर जैसा दिखना और मिलेनियर बनना दो अलग रास्ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर अमीर इंसान साधारण दिखता है। यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति महंगी कार चलाता है वो आर्थिक रूप से कमजोर ही होगा और जो साधारण कार चलाता है वो जरूर अमीर होगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और फिर भी अपनी पसंद की महंगी चीज़ें खरीदते हैं। अगर वो चीज़ें उनकी आर्थिक क्षमता के अंदर हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब दिखावे की चीज़ें आपकी आर्थिक क्षमता से बड़ी हो जाएं। अगर कोई 50 लाख की कार आसानी से खरीद सकता है और उसकी पूरी आर्थिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता तो वो उसकी पसंद है। लेकिन अगर वही कार खरीदने के लिए उसे बहुत बड़ा कर्ज लेना पड़े और भविष्य की बचत रोकनी पड़े तो वही खरीदारी उसकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर सकती है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि चीज़ कितनी महंगी है, सवाल ये है कि उस चीज़ को खरीदने के बाद मेरी पूरी आर्थिक ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, अपनी आर्थिक ज़िंदगी को कैसे देखना चाहिए? अगर इस पूरी किताब की सोच को अपनी ज़िंदगी में लागू करना हो तो शुरुआत बहुत आसान हो सकती है। सबसे पहले अपनी कमाई देखिए, फिर अपना खर्च देखिए, फिर देखिए कि हर महीने कितना पैसा बच रहा है, फिर ये देखिए कि उस बचत का कितना हिस्सा भविष्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और जब आपकी कमाई बढ़े तो ये जरूरी नहीं कि आपका पूरा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ जाए। अगर कमाई बढ़ने पर आप थोड़ा ज़्यादा खर्च करते हैं और बाकी पैसा बचाकर निवेश करते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। यही सही संतुलन है। आज की ज़िंदगी भी अच्छी हो और भविष्य भी सुरक्षित बनाने की कोशिश हो। अब पूरी बात को एक लाइन में समझिए। तो दोस्तों, द मिलेनियर नेक्स्ट डोर की सबसे बड़ी सीख मेरे लिए यह है कि असली दौलत अक्सर दिखाई नहीं देती। जो कार आपके पड़ोसी के घर के बाहर खड़ी है वो दौलत हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक कर्ज हो। और जो पुरानी कार किसी दूसरे के घर के बाहर खड़ी है वो सिर्फ पुरानी कार नहीं हो सकता, उसके पीछे कई साल की बचत हो, निवेश हो, कम कर्ज हो और भविष्य के लिए मजबूत आर्थिक आधार हो। इसलिए अगली बार जब आप किसी को देखकर सोचें कि यह कितना अमीर है तो एक सेकंड रुकिए, क्योंकि आप उसकी असली दौलत नहीं देख रहे, आप सिर्फ उसकी जीवन शैली देख रहे हैं। और जीवन शैली असली दौलत का सही पैमाना नहीं है। असली दौलत शायद आपके बैंक अकाउंट में है, आपके निवेश में है, आपकी बचत में है, आपके कम कर्ज में है और सबसे ज़्यादा उस आज़ादी में है जो आपको अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत देती है। क्योंकि आखिर में अमीर होना सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाना नहीं है। अमीर होना ये भी है कि आपको हर चीज़ खरीदने की ज़रूरत महसूस ना हो, आपको हर इंसान को प्रभावित करने की ज़रूरत ना हो, आपको हर ट्रेंड के पीछे भागने की ज़रूरत ना हो और आपको अपने भविष्य को लेकर हर समय डरने की ज़रूरत कम हो। इसीलिए अगर इस पूरी वीडियो से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है तो मैं चाहूँगा कि आप ये याद रखिए, मिलेनियर दिखने की कोशिश मत कीजिए, मिलेनियर बनने वाली आदतें बनाइए। कम खर्च, ज़्यादा बचत, समझदारी से निवेश, कम बेवजह का कर्ज और बहुत सारा समय। ये चीज़ें शायद सोशल मीडिया पर बहुत इम्प्रेसिव न लगे, लेकिन कई साल बाद यही चीज़ें आपकी आर्थिक ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि दौलत वो नहीं है जो लोग आपके बारे में देखते हैं, दौलत वो है जो आपको अपने भविष्य के बारे में कम डरने देती है। और शायद यही द मिलेनियर नेक्स्ट डोर की सबसे बड़ी सीख है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।